गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं। हमने आज स्टार्ट किया है कृतिका से पार्ट सेकंड, है ना। फर्स्ट पहला पार्ट तो हम कर चुके हैं इस जल प्रलय में, और ये सेकंड है मेरे संग की औरतें। ये मृदुला गर्ग का लिखा हुआ है, और मृदुला गर्ग ने अपने जैसे लीक से, मतलब जो ऐसी औरतों के बारे में, जैसे उनका जो अनुभव हुआ उनके घर के औरतों के साथ रह के, उसके बारे में लिखा। मतलब उन्होंने ये बताया है कि परंपरागत तरीके से जीवन जो चलता है, उस जीवन में जीते हुए भी, उस जीवन में रहते हुए भी आप लीक से हटकर कैसे चल सकते हैं, वो अनुभव उन्होंने अपना जो माँ के साथ या उनके जो परिवार की महिलाएं थी उनके साथ रह के जो उनको आया, वो इसमें उन्होंने लिखा है हमको। और ये संस्मरण है, गद्यात्मक संस्मरण बोल सकते हैं इसको। तो ये हम पढ़ने आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पेज नंबर है 13। ठीक है। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया, लेखिका ने, कि उनकी जो नानी थी उनको तो देखा नहीं, नानी की कहानी क्या होती है ये सब तो उनको अनुभव नहीं आया, नानी की कहानी सुनना और ये सब। जैसे सुनते हैं ना कि नानी ने कहानी सुनाई, नानी की कहानी, तो ये सब अनुभव तो लेखिका को नहीं आया। लेकिन उन्होंने जो सुना अपनी माँ से नानी के बारे में, तो इतना ही समझ में आया था उनको कि नानी पारंपरिक, मतलब जो रीति रिवाज और परंपरा अनुसार जो नियम कायदे होते थे उनको मानने वाली थी, अनपढ़ थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी। और पर्दानशी मतलब घूंघट करने वाले, पहले तो चलता था घूंघट, तो घूंघट में रहने वाली स्त्री थी। और जो उनके नाना जी थे, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टरी पढ़ने विलायत चले गए थे। मतलब नाना जी और नानी की जब शादी हुई तो नानी जी को छोड़ के नाना जी फॉरेन चले गए लॉ की स्टडी, बैरिस्टरी मतलब वकालत, है ना, वकील बनने के लिए जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं लॉ की स्टडी बोलते हैं, लॉ की पढ़ाई बोलते हैं। उसके लिए वो फॉरेन चले गए थे। और उसके बाद जब पढ़ के आए नाना जी तो बिल्कुल बदल गए थे, भारत से गए थे, लेकिन जब वो आए तो विदेशी रीति रिवाज, विदेशी तरीके से पहनना ओढ़ना, ये सब उनके चाल ढाल बदल गई थी, वेशभूषा बदल गई थी। अंग्रेजों की तरह नाना जी रहने लगे थे। पर उन्होंने, नानी ने कभी भी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, या नाना जी से कोई शिकायत नहीं की कि आप ऐसे क्यों रहते हो, या मुझे नहीं रहना है, या कुछ भी। उन्होंने अपने तरीके से रहना पसंद किया, और नानी ने अपने तरीके से। जब फिर नानी बीमार रहने लगी तो फिर जो मेरी माँ थी, लेखिका यहाँ पे बता रही कि मेरी माँ 15 साल की थी तब तक नानी बहुत बीमार हो चुकी थी, उनको भी पता था। तो उनको नानी की शादी करने की फिक्र, माँ की शादी करने की फिक्र होने लगी। तो फिर वो अंदर ही रहती थी, पर्दानशी मतलब हमेशा घूंघट में रहती थी नानी, घर के बाहर भी नहीं जाती थी, ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं थी, बातें नहीं करती थी किसी से। लेकिन जब वो बीमार हो गई, उनको समझ में आने लगा कि शायद वो नहीं रहेंगी ज़्यादा समय तक, तो या उनकी बीमारी की गंभीरता को लेके उनको अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। तो उन्होंने अपने एक दिन पति से बोला, मतलब नानी ने नाना जी से बोला कि आप अपने मित्र को बुलाइए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। मतलब ये नाना जी के दोस्त थे, उनको बुलाया। तो नाना जी को भी बहुत आश्चर्य होता है कि भाई जो कभी भी मेरे से भी घर में इतना बिना पर्दे के नहीं रहती हैं घर में, और घर में भी घूंघट में रहती हैं, और मुझसे भी एकदम बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हैं, जो वो मेरे मित्र से क्या बात करना चाहती हैं। लेकिन नाना जी को भी लग रहा था कि ये जिद है इनकी, और अब इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो और ज़्यादा ही बहुत सीरियस कोई मैटर है, तभी इन्होंने ऐसा बोला होगा। तो अपनी वाइफ की बात सुन के नाना जी ने अपने मित्र को बुलाया। नानी ने मित्र को बुलाया, नानी ने उनसे मिली अच्छे से, और नानी ने फिर उनसे कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मतलब नानी ने उनके पिता हस्बैंड के मित्र से बोला, नाना जी के मित्र से, कि मेरी बेटी के लिए वर मतलब दूल्हा, है ना, हस्बैंड आप ही आप ढूंढ के लाएंगे लड़का शादी के लिए। मेरे पति तो साहब हैं और वे नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार से हो। मतलब साहबों के जो अफसर लोग रहते हैं उनकी गुलामी, उनके जो नौकर चाकर रहते हैं, कर्मचारी,
उनके आज्ञाकारी ऐसे बच्चों से ऐसे लड़के से मेरी बेटी की शादी नहीं करना चाहती हूँ मैं। और आप खुद ऐसा भारतीय लड़का मेरी बेटी के लिए ढूंढिए जो भारतीयता से प्यार करता हो, भारत का ही हो और संस्कारी हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। और कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। जो खुद अंदर रहती हैं, हमेशा पर्दे में रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए कैसा ढूंढना चाहा जो आज़ादी चाहता, जो आज़ादी का रखवाला हो, आज़ादी देश की चाहता हो, आज़ादी के लिए काम करता हो। ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ के और मेरी बेटी की शादी करवाइएगा, ऐसा उन्होंने अपने पति के मित्र से कह दिया। उसके बाद मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो ये पेज नंबर हमने पढ़ा 14। अब हम पेज नंबर 15 पे आते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। मतलब लेखिका ने अपने पिताजी के बारे में बताया कि मेरी माँ की शादी हुई मेरे पिताजी से, जो आज़ादी के लिए तो बहुत काम करते थे, आज़ादी के भारत को आज़ाद करवाने के लिए तो बहुत इच्छुक थे, लेकिन उनके पास कोई पैसा ज़्यादा नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई ख़ानदानी अमीर नहीं थे वो। तो इस चक्कर में माँ को भी बहुत सिंपल जीवन जीना पड़ता था, क्योंकि पिताजी के पास जितना समय रहता था वो आज़ादी के काम में चले जाता था, आंदोलनों में भाग लेना, सभाएं करना, और इसमें सब में उनका टाइम जाता था। तो जो थोड़ा बहुत वो काम करते थे, तो हमारे घर में कम ही सैलरी पिताजी की आती थी, तो हमारा माँ का जीवन बहुत सिंपल। कपड़े भी मतलब खादी की साड़ी पहनती थी मेरी माँ। तो मेरी माँ इतनी नाजुक सी थी कि वो खादी की साड़ी पहनती थी, और वो भी पहनने के लिए उनको रात में प्रैक्टिस करनी होती थी, क्योंकि खादी की साड़ी मोटी होती है। तो वो साड़ी इतनी भारी लगती थी माँ को कि वो रात को प्रैक्टिस करती थी, जिससे वो दिन में चल फिर पाएँ, वो साड़ी पहन के गिर ना पड़ें, काम वाम कर पाएँ अच्छे से, इसलिए वो रात को साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, मतलब जो लेखिका की माँ थी वो बहुत नाजुक थी, तो लेखिका की दादी हमेशा उनको कहती रहती कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। छीका मतलब ऐसा एक रस्सी का बना हुआ एक टोकरी जैसी होती थी, जिसमें पहले के ज़माने के लोग, जब फ्रिज नहीं होता था तो दूध, दही, बिल्ली वगैरह से बचाने के लिए ऐसे ऊपर टांग के रखते थे सुरक्षित, जिससे हवा भी लगती रहती थी और सुरक्षित भी रहता था बिल्ली वगैरह से। तो वो छीके पर टांग दी, मतलब दादी इनकी लेखिका की बोलती थी हमारी बहू इतनी नाजुक है कि उसको पोछे की तरह है, धो लो, पोछ लो और छीके पर टांग दो, मतलब सूख जाएगी 2 मिनट में, इतनी नाजुक है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से, मतलब छीके पर से उतारना मतलब उन्होंने कभी किसी ने मेरी माँ को डिस्टर्ब नहीं किया घर में। वो जैसी थी वैसे ही सब रखते थे उनको। क्यों? क्योंकि उसके 2 कारण थे। पहली तो हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उसके ससुराल वाले भी साहबों से खासी अभिभूत थे। मतलब जो लेखिका की दादी दादाजी थे, लेखिका के नाना जी तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि अंग्रेजी मतलब विलायत से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे, तो वो साहब की तरह रहते थे। तो भाई ये लोग बहुत, लेखिका के जो दादा दादी थे, पिताजी के साइड के लोग थे, वो लेखिका के नाना जी को से बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि वो विलायत से पढ़ के आए थे, अंग्रेजों की तरह जीवन जीते थे, रहन सहन में बोलना भी उनका बहुत स्टैंडर्ड था। तो थोड़ा सा इम्प्रेस थे उनसे, नाना जी से। इसलिए भी वो दादी अपनी इनकी मम्मी को, लेखिका की मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलता था कि भाई अफसर की बेटी है, इसलिए वो सब लोग उनका ध्यान रखते थे। और नाना जी की वजह से भी, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे, मतलब नाना जी। और ये लेखिका के जो दादी दादा पिताजी थे, ये लोग बहुत इम्प्रेस होते थे नाना जी से, इसलिए
मम्मी को भी कोई कुछ नहीं बोलता था, चाहे वो दुबली पतली थी, काम नहीं करती थी घर में, लेकिन सब उनके हिसाब से ही चलता था, मतलब जैसे रहना हो वैसे रहो, ऐसा होता था। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।